पूरी बीजेपी पार्टी, पूरी कैबिनेट और पूरा देश शोक स्तब्ध है। एकाएक केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का आज निधन हो गया। इसी सिलसिले में अभी एक कैबिनेट बैठक चल रही है। गोपीनाथ मुंडे को कुछ ही देर में श्रद्धांजलि दी जाएगी कैबिनेट की बैठक में। बालकृष्ण हमारे साथ हैं। बालकृष्ण, पूरी खबर बताएं। निशांत, ये जो कैबिनेट बैठक हो रही है 4 बजे साउथ ब्लॉक में, ये बैठक सिर्फ शोक सभा है, एक तरह से आप कह सकते हो। शोक सभा इस कैबिनेट की इस बैठक में सिर्फ एक एजेंडा होगा, वो होगा कि गोपीनाथ मुंडे के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, और हो सकता है बाद में स्टेटमेंट जारी किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि कल ही शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की थी, और एक लंबी बैठक हुई थी मंत्रिमंडल के साथ, और उसके बाद गोपीनाथ मुंडे अपने घर लौटे थे शाम को देर से, और उसके बाद काफी देर तक अपने घर पे लोगों से मुलाकात कर रहे थे। करीब 11:30 बजे तक लोगों से मिल रहे थे, और आज सुबह उनका जो जाने का कार्यक्रम था बाहर दिल्ली से, एयरपोर्ट के रास्ते जाते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उनका निधन हो गया। ठीक एक हफ्ते पहले गोपीनाथ मुंडे ने मंत्री पद की शपथ ली थी, और बहुत ही एक अफसोसजनक दुखद कैबिनेट ये होगा, क्योंकि कल की जो बैठक हुई थी, नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की थी, उसमें इसी बात पर चर्चा हुई थी कि किस तरह से अब सरकार का कामकाज शुरू किया जाए। कल से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना था, हुई थी, और मोदी ये चाहते थे कि बिल्कुल सरकार जब कामकाज सरकार का शुरू हो तो एक इस तरह से शुरू हो कि पहले दिनों से ही लोगों को फर्क दिखने लगे, एक असर दिखने लगे, और उस सिलसिले में बड़ी सावधानी से चुन कर उन्होंने अपनी टीम बनाई थी, और गोपीनाथ मुंडे का उसमें बहुत अहम स्थान था। महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, और बहुत उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी नरेंद्र मोदी ने, और इससे पहले कि अपना ठीक से वो कामकाज शुरू कर पाते उनका निधन हो गया। तो ये कह सकते हैं कि बहुत दुखद खबर तो है ही, साथ में ये जो कैबिनेट की बैठक हो उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बहुत दुखी होंगे। यहाँ पर बालकृष्ण, 2 चीज़ें बड़ी प्रमुख हैं। पहला तो ये कि गोपीनाथ मुंडे एक ज़मीनी नेता थे, खुद एक कृषक थे, और उनको एक मंत्रालय ऐसा सौंपा गया था जो लगता था कि ऐसा ही व्यक्ति संभाल सकता है। दूसरा, महाराष्ट्र में अगर बीजेपी के चेहरों की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा चेहरा था। ये एक ऐसा नेता था जो कि कहा जाता था कि जिसके नाम से भीड़ एकजुट हो जाती थी। तो ये 2 तरीके का अगर देखा जाए तो 2 रूप से एक क्षति है पार्टी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने निशांत। सबसे बड़ी बात ये थी कि खुद गोपीनाथ मुंडे ने ये कहा था, वो कहते थे बार बार इस बात को कि वो राजनीति में आए ही इसलिए क्योंकि जिस इलाके से भीड़ से वो आते थे, वहां पर अपने बचपन के दिनों में जब गांव के स्कूल में पढ़ते थे, जब प्रारंभिक शिक्षा जहां पर उनकी हुई थी, तो वो इलाका जो है वो हमेशा सूखा से त्रस्त रहता है, वहाँ आए दिन सूखा होता रहता है, और किसान परिवार से होने के नाते इसकी वजह से जो मुश्किलें आती हैं किसानों के सामने, जो गरीबी उन्होंने देखी थी, और वो इसी के नाते उन्होंने खुद कहा था कि उसी को देखकर उनके मन में आया कि वो कुछ ऐसा करें, कुछ जीवन का ऐसा रास्ता चुने जिससे इन लोगों के जीवन में बदलाव कर सके। उसी दौरान उनकी प्रमोद महाजन से कॉलेज के दिनों में जान पहचान हुई थी, और प्रमोद महाजन ही वो व्यक्ति थे जिसकी वजह से बाद में जो रिश्तेदार भी बने प्रमोद महाजन, उनके बहनोई, तो उन्हीं की वजह से वो राजनीति में आए। और आप देखिए कि उनके इस रूट को देखते हुए, उनके पहचान को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने उनको चुना था, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनको दिया था, और जरूर बहुत सारे सपने रहे होंगे, बहुत सारी योजनाएं रही होंगी गोपीनाथ मुंडे के मन में, लेकिन वो पूरा कर पाते इससे पहले ही ये दुखद हादसा हो गया। जी, और गोपीनाथ मुंडे का जो योगदान था बीजेपी और शिवसेना के बीच में, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। खुद अगर बात की जाए तो शिवसेना का ये कहना है कि वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में एक पुल की तरह थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी क्षति है ये पार्टी के लिए। लेकिन अभी इस वक्त एक बड़ी खबर ये है, और जानने योग्य बात ये है कि आखिर जो हादसा हुआ, उस हादसे के पीछे जिम्मेदारी किसकी थी, गलती किसकी थी? गलती मुंडे के ड्राइवर की थी, ये सूत्रों का कहना है। गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की, ये सूत्र बताते हैं। खबर ये आ रही है कि गोपीनाथ मुंडे के जो ड्राइवर था उसी ने रेड लाइट जंप की, और उसी की वजह से यह हादसा हुआ। शम्स ताहिर खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शम्स, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने दोनों ड्राइवरों से पूछताछ की, और पूरे जो सीक्वेंस ऑफ क्राइम है, जिस तरीके से ये हादसा हुआ, उसकी तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई, और उसके बाद दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है पूछताछ और तमाम दोनों गाड़ियों के जो उन्होंने जांच की CFSL की टीम ने, एक्सपर्ट ने, उसके बाद यही है कि जब ये गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर यह हादसा हुआ है, तब
गोपीनाथ मुंडे की जो गाड़ी गुजर रही थी वहाँ पे रेड लाइट था, लेकिन उस रेड लाइट को जम किया गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर ने, और सामने से ग्रीन लाइट थी जिधर से इंडिका को आनी थी, वो इंडिका तुगलक रोड की तरफ जा रही थी। तो गाड़ी की स्पीड लगभग, जो गोपीनाथ मुंडे की उस वक्त गाड़ी की स्पीड थी करीब 60 से 70 किलोमीटर है, जो दिल्ली पुलिस का कहना है। इंडिका के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, पूरे ज़ोर से ब्रेक लगाया, लेकिन आखिर में गाड़ी उसकी घिसटते हुए जाकर SX4 जिसमें गोपीनाथ मुंडे बैठे हुए थे उससे जाकर टकरा गई। गाड़ी के लेफ्ट साइड से टक्कर हुई, और लेफ्ट साइड में भी पीछे के दरवाजे के पास, जहाँ पे कि खुद गोपीनाथ मुंडे बैठे हुए थे, और इसीलिए जब टक्कर हुई तो वो आगे की तरफ झुकते हैं और ड्राइवर के बराबर वाली सीट से उनका चेहरा टकराता है, उनके नाक पे चोट आती है। उसके बाद वो पानी मांगते हैं, और फिर इसी बीच में जो इंडिका का ड्राइवर था वो अपनी गाड़ी से बाहर उतर कर आता है, और उसे तब पहली बार पता चलता है कि इस गाड़ी में एक केंद्रीय मंत्री बैठे हैं। वो ड्राइवर उसके बाद अपने मोबाइल से 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करता है और उस हादसे की जानकारी देता है। पुलिस आती है, लेकिन ये यहाँ पे एक और चीज़ है कि पुलिस के आने से पहले, चूंकि गोपीनाथ मुंडे की तबीयत बिगड़ रही थी और उन्होंने अपने जो PS हैं और ड्राइवर से कहा कि वो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाए, तो 6:20 के आसपास ये हादसा होता है, और 6:30 पे उनका पर्सनल जो असिस्टेंट और ड्राइवर उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन इंडिका कार वहीं रहती है, ड्राइवर वहीं रहता है, PCR की पुलिस आती है, और फिर PCR की जो वैन है वो गाड़ी और उनको तुगलक रोड थाना लेकर आते हैं, वहाँ पे पूछताछ होती है। तो पूरा जो सीक्वेंस था और जिस तरीके से शुरुआती जांच हुई है, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा रीएनेक्ट करने की कोशिश की है कि ड्राइवर की बयान में कितनी सच्चाई है, लेकिन पुख्ता सबूत कई हैं, जैसे इंडिका के ड्राइवर का पुलिस को कॉल करना 100 नंबर पर, इसके अलावा वहीं रुकना, इंतजार करना, जब PCR की पुलिस पहुँचती है वहाँ पर तो भी वहीं पर रहता है, और जिस तरीके से गाड़ी को टक्कर लगी है उससे भी साबित होती है कि जिस रूट से गोपीनाथ मुंडे गुजर रहे थे वो लगभग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सामने से इस तरफ से एक गाड़ी आती है जिसको सामने जाना है, तो जो टक्कर होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, और इस वजह से ये ज़्यादा इस बात की संभावना है कि जो इंडिका के ड्राइवर ने अब तक बयान दिया है वही सच है। और जो शुरुआती जांच है वो ये भी बता रही है कि उस वक्त रेड लाइट गोपीनाथ मुंडे की कार जिधर से गुजर थी उसके लिए थी, इंडिका के लिए ग्रीन थी, लेकिन SX4 मुंडिका की कार ने। सवाल मन में बार बार आ रहा है जिसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करूंगा कि कितनी फिर क्या गिरफ्तारी होगी। जो SX4 का ड्राइवर था, जो गोपीनाथ मुंडे का जो ड्राइवर था, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी, क्या उसको हिरासत में लिया गया है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, कैसे पुलिस इस केस में आगे बढ़ेगी, कैसे हुआ गोपीनाथ मुंडे की कार का हादसा, क्या कहना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का, आइए देखते हैं। श्री गोपीनाथ मुंडे जी अपने घर से एयरपोर्ट जाने के लिए निकले हैं, और रास्ते में उनकी कार को किसी कार ने हिट किया, और उसको हिट करने के कारण जो उनको एक प्रकार का झटका लगा, शॉक लगा, उस शॉक के अंदर उनका जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है वहाँ पर C1 और C2 के आसपास उनका फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर होने के कारण जो ब्रेन का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। उस ब्रेन स्टेम में रेस्पिरेटरी सेंटर भी होते हैं, कार्डियक सेंटर भी होते हैं जो हार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ही फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और ऑक्सीजन जो है कट ऑफ हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, क्योंकि वहाँ ब्रेन में जो मेन सेंटर है वही जब एकदम अफेक्टेड हो जाता है तो उसका सीधा प्रभाव कार्डियक उस पर पड़ता है, रेस्पिरेशन पे पड़ता है। उसी से उनका ये जो कार्डियक अरेस्ट उस समय हुआ और रेस्पिरेशन जो है उनका जो है इफेक्ट हुआ होगा। और इसके साथ साथ जो है जो उनके इम्पैक्ट से जो यहाँ राइट साइड ऑफ लिवर के अंदर उनके इंजरीज थी, जिन इंजरीज़ के कारण जो है उनको लिवर जो है ऐसा ऑर्गन है उसमें थोड़ी सी चोट भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग का कारण बन जाती है। उनके शरीर में 1-1.5 लीटर खून भी इकट्ठा हो गया था। और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि ब्रेन के फंक्शनिंग के डिस्टर्ब होने के कारण उनका रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट भी हुआ, और उसी वजह से जब वो अस्पताल में लाए गए तो उस समय उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। हमारे एम्स के डॉक्टरों ने बहुत मेहनत से बहुत देर तक कोशिश की, करीब मैं समझता हूँ 30-40 मिनट जितने भी उन्होंने प्रयास हो सकते हैं मेडिकल दृष्टि से वो सब किए,